हेलो स्टूडेंट्स, तो वेलकम बैक माय चैनल। तो आज हम चैप्टर नंबर 8 फिजिकल एजुकेशन में एमसीक्यू और केस बेस्ड क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो देखिए, पहला ही क्वेश्चन हमारा रिपीटेड है। देखिए क्या पूछ रहा है, इसमें पूछ रहा है विच लॉ अमंग्स द गिवन वंस इज नॉन एज द फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। इनमें से कौन सा फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन है? तो आपने न्यूटन के लॉ ऑफ मोशन पढ़े होंगे, तो उसमें फर्स्ट लॉ होता है हमारा लॉ ऑफ इनर्शिया, लॉ ऑफ एक्सेलरेशन होता है सेकंड लॉ, और लॉ ऑफ एक्शन रिएक्शन जिसे बोलते हैं वो होता है थर्ड लॉ। तो फर्स्ट लॉ का आंसर हो जाएगा लॉ ऑफ इनर्शिया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। सेकेंड क्वेश्चन है हमारा, द लॉ ऑफ एस्केलरेशन इज नॉन एज। लॉ ऑफ एस्केलरेशन को क्या बोलते हैं? तो इसको हम बोलते हैं लॉ ऑफ मोमेंटम। ठीक है, ये सेकंड लॉ होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें एक पिक्चर दी हुई है। देखिए ये सर्कुलर पिक्चर है, इसमें हमसे पूछ रहा है विद नो आउटसाइड फोर्स ए स्टेशनरी ऑब्जेक्ट विल नॉट मूव। अगर कोई आउटसाइड फोर्स नहीं लगता तो एक स्टेशनरी ऑब्जेक्ट मूव नहीं करेगा। विद नो आउटसाइड फोर्स, और कोई एक्सटर्नल फोर्स या आउटसाइड फोर्स नहीं होगा तो एक मूविंग ऑब्जेक्ट नहीं रुकेगा। तो ऐसा किस लॉ ने कहा था? तो ऐसा हमारा स्टेटमेंट जो है वो है फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन का। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लॉ ऑफ न्यूटन जो होता है, न्यूटन का फर्स्ट लॉ जो होता है, उसमें इसका स्टेटमेंट यही तो होता है कि अगर कोई स्टेशनरी ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो वो रेस्ट में ही रहेगा जब तक कोई हम उस पर एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगा देते, और कोई मूविंग ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तो वो मूव ही करेगा जब तक कोई इस पर एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगेगा। तो इसका आंसर हो जाएगा फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इन लॉ ऑफ एस्केलरेशन एस्केलरेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनेट टू इट्स। तो देखिए सेकेंड लॉ होता है हमारा लॉ ऑफ एस्केलरेशन, उसमें क्या होता है, F इक्वल होता है एम ए के। अगर हम यहाँ से A निकालें तो इक्वल हो जाएगा F अपॉन एम के, यानी कि A जो है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो गया 1 अपॉन एम के। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मास के। ठीक है, एस्केलरेशन पूछा है ना, तो एस्केलरेशन हो जाएगा मास के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, हु गेव लॉज ऑफ मोशन। लॉज ऑफ मोशन किसने दिए थे? न्यूटन ने। ठीक है, सिंपल है ये। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। स्टार्टिंग अ थ्रोइंग इवेंट इन एथलेटिक्स इज एन एग्जाम्पल ऑफ विच लॉ ऑफ मोशन। देखिए इस क्वेश्चन में हमसे पूछ रहा है कि जो थ्रोइंग इवेंट होते हैं उसमें स्टार्टिंग पोजीशन में जो होता है उसमें कौन सा लॉ ऑफ मोशन लग रहा है। तो आप देखिए, अगर कोई जैसे मान लीजिए जंबलिंग थ्रो है, स्प्रिंट रेस है, कोई थ्रोइंग ऑब्जेक्ट है, अगर कोई इंसान पहले स्टार्टिंग में रेस्ट में खड़ा है तो वो रेस्ट में रहेगा जब तक वो अपने आप को आगे नहीं भेजता फॉरवर्ड डायरेक्शन में, और जब तक जैसे उसके हाथ में कोई ऑब्जेक्ट है थ्रोइंग ऑब्जेक्ट भी, वो जब तक रेस्ट में रहेगा जब तक उस पर हम एक्सटर्नल फोर्स लगा के उसे फेंक नहीं देते। तो इसमें जो लॉ ऑफ मोशन लगेगा वो इनर्शिया लगता है, जो कि होता है फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। ठीक है, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, Physical education teacher of ABC school was teaching the student about Newton's law of motion. While explaining, he showed the student at this picture and tried to explain how there is a difference in the speed of an object due to their weight. Can you name the law? हमको नेम बताना है इस लॉ का। ठीक है, देखिए इसमें क्या हो रहा है, पिक्चर में एक बॉल फेंक रहा है, वैक थम नीचे गिर गई। देखिए सिंपली न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन का एग्जांपल है, जो कि होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। ठीक है, तो आप इस देखिए, तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऋषि हु वाज स्टडीइंग इन क्लास 12 इन अ साइंस स्ट्रीम स्टूडेंट ड्यूरिंग हिज फिजिकल एजुकेशन क्लास ही गॉट कंफ्यूज्ड हाउ न्यूटन लॉ ऑफ मोशन आर यूजफुल इन स्पोर्ट्स एंड हाउ दे कैन बी अप्लाइड इन स्पोर्ट्स, बट हिज टीचर एक्सप्लेन्ड दीज लॉज विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल्स फ्रॉम स्पोर्ट्स विच प्रूव टू बी वेरी हेल्पफुल फॉर हिम। स्विमिंग इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ विच लॉ ऑफ मोशन। तो सिंपली इसमें पूछ रहा है कि स्विमिंग जो है कौन से लॉ ऑफ मोशन का बेस्ट एग्जांपल होगा। तो देखिए थर्ड लॉ ऑफ मोशन का तो होगा ही, जिसे हम लॉ ऑफ एक्शन रिएक्शन बोलते हैं, क्योंकि जब कोई स्विमर तैरता है तो वो अपने हाथों को पीछे करता है जिसकी वजह से वो आगे जाता है, तो ये एक्शन से रिएक्शन हो रहा है। और इसमें न्यूटन का फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन भी लगेगा, क्योंकि जिसे हम लॉ ऑफ इनर्शिया बोलते हैं, लॉ ऑफ इनर्शिया लगेगा इसमें। हम बोले तो इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन, तो इसमें दोनों हो जाएंगे ऑप्शन नंबर ए एंड सी। इसका आंसर हो जाएगा बोथ ए एंड सी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, Applications of Newton laws of motion is very useful in sports. In contrast, acceleration is related to. तो आपको पता ही है acceleration न्यूटन के सेकंड लॉ से रिलेटेड होता है। ठीक है, इसका हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन इज नॉन एज। न्यूटन के थर्ड लॉ को क्या बोलते हैं? लॉ ऑफ एक्शन एंड रिएक्शन। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए इस पिक्चर से हमें बताना है विच न्यूटन लॉ ऑफ मोशन इज डिसिपेटेड थ्रू दिस पिक्चर। तो इस पिक्चर से हमें बताना है कौन सा लॉ ऑफ मोशन लग रहा है। तो देखिए ये लग रहा है न्यूटन का फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, क्योंकि देखिए ये बॉल अभी इस टाइम रेस्ट में है और ये जो है एक एक्सटर्नल फोर्स लगता है जिसकी वजह से ये बॉल मूव करती है। वैसे इस केस में फ्रिक्शन फोर्स की वजह से बॉल जो है वो रुक जाती है, बट इसमें सिंपली इतना हमें डीपली नहीं जाना है। पूछा है इससे बताइए कौन सा लॉ ऑफ मोशन लग रहा है, तो वो हो जाएगा न्यूटन का फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच न्यूटन लॉ ऑफ मोशन इज डिसिपेटेड थ्रू द पिक्चर। अब इस पिक्चर से बताइए कौन सा लॉ ऑफ मोशन लग रहा है। तो देखिए तो अगर हम इस पिक्चर को ध्यान से देखें तो इसमें देखिए एक एक्शन हो रहा है तो बॉल बाउंस बैक कर रही है, एक रिएक्शन हो रहा है। हमने एक्शन दिया और ये फिर से बाउंस बैक कर रही है, एक रिएक्शन हो गया। तो इसमें लगेगा न्यूटन का थर्ड लॉ, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, न्यूटन्स थर्ड लॉ। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इसमें पूछा है आइडेंटिफाई द लॉ ऑफ मोशन इलस्ट्रेशन इन द पिक्चर। तो इसमें कौन सा लॉ ऑफ मोशन लग रहा है? देखिए इस पिक्चर में बॉल को कैच करने में जो टाइम है
उसके हमें थोड़ा पता चल रहा है, क्योंकि मोमेंटम तेज होगा तो टाइम कम लगेगा, उस अकॉर्डिंग इसमें जो है न्यूटन का सेकेंड लॉ लग रहा है, लॉ ऑफ एक्सीलरेशन। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लॉ ऑफ एक्सीलरेशन। चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिजिकल एजुकेशन टीचर ऑफ XYZ स्कूल एक्सप्लेन हाउ न्यूटन लॉ ऑफ मोशन आर यूजफुल इन स्पोर्ट्स, एक्सप्लेन्ड व्हाइल ड्रिबलिंग द बास्केटबॉल, हाउ लॉस कैन हेल्पफुल, विच लॉ ऑफ मोशन शोन इन द पिक्चर। इसमें कौन सा लॉ ऑफ मोशन लग रहा है? तो इसमें लग रहा है लॉ ऑफ एक्शन रिएक्शन, जो कि है ऑप्शन नंबर सी। देखिए जब ये पीछे को कर रहा है तो ये आगे जा रहा है, एक तरीके से स्विमिंग वाले क्वेश्चन की तरह ये है ना। तो चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है हमसे, नेक्स्ट क्वेश्चन में है द 3 बेसिक कंपोनेंट्स ऑफ लेवर आर। एक लेवर के 3 बेसिक कंपोनेंट बताइए। तो देखिए लेवर बेसिकली क्या होता है, एक रिजिड बार होती है जिसके बीच में फर्क्यूलम होता है, एक तरफ लोड होता है, एक तरफ एफर्ट होता है, वो होता है लेवर, और इसके 3 लेवल्स होते हैं। तो इसके 3 बेसिक कंपोनेंट पूछ रहा है। तो बेसिक कंपोनेंट में हमारा फर्क्यूलम है, एफर्ट है, लोड है, ये सब आ जाते हैं। तो इसका ऑप्शन बी भी हो गया, सी भी हो गया, तो इसका आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बोथ बी एंड सी। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर जो कि इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें पूछ रहा है कार्ट व्हील इन जिम्नास्टिक इज एन एग्जांपल ऑफ। तो कार्ट व्हील जो जिम्नास्टिक में है वो एग्जांपल होता है डायनामिक इक्विलिब्रियम का। ठीक है, तो इसका आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द फैक्टर। तो देखिए इसमें हो जाएगा ऑप्शन डी, जो हायर सेंटर ऑफ ग्रेविटी होती है उसकी वजह से जो इक्विलिब्रियम होता है वो डिक्रीज होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच टाइप ऑफ फ्रिक्शन इज एप्लीकेबल इन स्पोर्ट्स लाइक क्रिकेट, हॉकी, ETC। तो इन सब में लगता है रोलिंग फ्रिक्शन। जैसे क्रिकेट में बॉल होती है वो रोल करके ही तो जाती है, तो इस टाइप से हो गया रोलिंग फ्रिक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जांपल ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन। तो प्रोजेक्टाइल मोशन बेसिकली इस टाइप से होता है, जैसे मानिए एक पत्थर है, हमने इसको फेंका तो वो कुछ इस टाइप से पाथ को कवर करता है, तो इस टाइप के मोशन को हम, जो कि पैराबोलिक पाथ कवर करता है, उसे प्रोजेक्टाइल मोशन बोलते हैं। तो एक कार जो मूव कर रही है स्ट्रेट लाइन में वो प्रोजेक्टाइल मोशन को शो नहीं करेगी। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द फैक्टर अफेक्टिंग प्रोजेक्टाइल ट्रेजेक्टरी। इनमें से कौन सा फैक्टर है जो प्रोजेक्टाइल की ट्रेजेक्टरी को अफेक्ट नहीं करता? तो वो है हमारा बाइनोइंट फोर्स। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे, असर्शन एंड रीजंस आ गए हैं। देखिए पढ़ते हैं, पहला असर्शन है हमारा, असर्शन पढ़ते हैं, ए चेंज इन द एक्सेलरेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोर्स प्रोड्यूसिंग इट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स मास। तो और हमारी इसका रीजन में क्या दिया हुआ है, लाइटर मास विल ट्रैवल एट फास्टर स्पीड। तो देखिए इसमें पहले अगर हम असर्शन को देखें तो असर्शन बिल्कुल ठीक है, जो हमारा फोर्स बराबर m में होता है न्यूटन के सेकंड लॉ से, यानी कि A बराबर होता है F/m, जिसका मतलब A जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है फोर्स के और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है m के, उसके मास के। तो जो हमारा असर्शन है वो बिल्कुल ठीक है। और देखिए फिर रीजन में कह रहा है लाइटर मास विल ट्रैवल एट फास्टर स्पीड। अगर हम यहीं से देखें F/m बराबर A है, स्पीड बेसिकली एस्केलरेशन, अगर एस्केलरेशन ज़्यादा होगा तो मास कम होगा, और मास कम होगा तो एस्केलरेशन ज़्यादा होगा, तो मतलब वही हो गया ना, मास कम है तो एस्केलरेशन ये मीन्स स्पीड ज़्यादा होगी। तो हमारा रीजन भी ठीक है। तो बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू बट रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। देखिए इस स्टेटमेंट, ये दोनों स्टेटमेंट अलग है, ये इसकी एक्सप्लेनेशन नहीं है, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू बट रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट असर्शन है, ए हाई जंपर कैन जंप हायर ऑफ अ सॉलिड सरफेस। अगर कोई सॉलिड सरफेस है और हाई जंप कर रहा है तो उसकी जो जंप होगी हायर है। और रीजन में है द सॉलिड सरफेस हिज और हर बॉडी मच फोर्स एज ही इज एबल टू जनरेट कंट्रास्ट टू सैंड और एनी अदर अनस्टेबल सरफेसेस। तो देखिए ये जो ऊपर वाला स्टेटमेंट है, रीजन बिल्कुल उसी की एक्सप्लेनेशन दे रहा है, तो इसमें ऑप्शन सीधे ऑप्शन ए लगाइए, ज्यादा दिमाग मत लगाइए, सीधे ऑप्शन ए लगाइए। ऑप्शन ए क्या है इसका, बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट असर्शन है, द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन डिपेंड्स ऑन द रफनेस ऑफ द सरफेस। नेक्स्ट है रीजन हमारा, व्हेन बोथ द सरफेस आर स्मूथ द फ्रिक्शन फोर्स रिड्यूसेस टू ऑलमोस्ट जीरो। तो देखिए इसका जो है हमारा, इसका ऑप्शन बी होगा। इसमें देखिए असर्शन भी ठीक है, रीजन भी ठीक है, बट रीजन इसकी करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं दे रहा है ना। जो मैग्नीट्यूड होता है फ्रिक्शन फोर्स का वो सरफेस की रफनेस पे डिपेंड करता है, ठीक है, और जो सरफेस होता है जितना ज़्यादा स्मूथ होगा फ्रिक्शन फोर्स उतना ज़्यादा कम होगा, तो ठीक है ना, तो इसका ऑप्शन बी हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए द पाथ फॉलोड बाय प्रोजेक्टाइल इज कॉल्ड ट्रेजेक्टरी। तो हाँ ये बात ठीक है, बिल्कुल ट्रेजेक्टरी बोलते हैं जो प्रोजेक्टाइल पाथ कवर्ड करती है। और रीजन है हमारा, द डिस्टेंस कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट डज नॉट डिपेंड ऑन द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द प्रोजेक्टाइल। तो ये बात गलत है, तो इसका भी आंसर सीधे हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, असर्शन इज ट्रू बट रीजन इज फॉल्स। ठीक है, इसका हो जाएगा ऑप्शन सी। चलते हैं केस बेस्ड क्वेश्चन पर। देखिए केस बेस्ड स्टडी क्वेश्चन इस चैप्टर की इंपॉर्टेंट होती है। इस चैप्टर में से सिंपली केस बेस्ड ही आते हैं ज़्यादातर, और एक आध क्वेश्चन आ जाते हैं शॉर्ट में। तो देखिए इसमें पढ़ते हैं, पहली केस स्टडी है हमारी, दो पिक्चर दी हुई है, एक है स्टेशनरी बॉल, एक है मूविंग बॉल। ये स्टेशनरी बॉल दे रखी है, ये चलती हुई बॉल दे रखी है हमको। चलिए क्वेश्चन ही पढ़ते हैं डायरेक्ट। विच लॉ ऑफ मोशन विल बी अप्लाइड टू इनिशिएट मोशन ऑफ द बॉल एज डिसिप्रेटेड इन द इलस्ट्रेशन ए।
तो देखिए बॉल को देखकर अगर हम देखें सीधे सीधे चलती हुई बॉल एक रेस्ट में बॉल है तो वो रेस्ट में ही रहेगी, कोई मूविंग बॉल है तो वो मूविंग ही रहेगी। ये तो सीधी सीधी बात किसकी हो गई, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन की हो गई। तो पहले का आंसर क्या हो जाएगा, न्यूटन का फर्स्ट लॉ या फिर जिसे हम बोलते हैं लॉ ऑफ इनर्शिया। ठीक है, नेक्स्ट है इन इलस्ट्रेशन बी विच फोर्स इज एक्टिंग अपॉन द बॉल टू स्लो इट डाउन। तो देखिए इसमें एक एक्सेप्शन होता है कि चलती चलती जो बॉल होती है वो रुक जाती है फ्रिक्शन फोर्स की वजह से। तो वही पूछ रहा है कि बॉल को स्लो डाउन कौन करता है, तो इसका कौन सा फोर्स होता है, तो वो होता है फ्रिक्शन फोर्स। तो इसका हो जाएगा फ्रिक्शन। नेक्स्ट है विच लॉ ऑफ मोशन विल बी डिटरमाइन द क्वालिटी ऑफ बाउंस। कौन सा लॉ ऑफ मोशन बॉल की बाउंस बैक की क्वालिटी को बताता है। देखिए इसमें सीधे सीधे जैसे बॉल को नीचे आई, हमने पुश करा नीचे और वो ऊपर बाउंस बैक कर गई, तो एक्शन रिएक्शन वाला फोर्स लगता है जो कि कौन सा होता है, न्यूटन थर्ड लॉ। तो इसका आंसर हो जाएगा थर्ड लॉ ऑफ मोशन या फिर हम बोल सकते हैं लॉ ऑफ एक्शन रिएक्शन। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये हो गया, ये हो गया, ये भी हो गया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, डैश ऑफ एन ऑब्जेक्ट डायरेक्टली डिपेंड्स अपॉन द मास ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड नेट फोर्स अप्लाइड ऑन इट। तो एस्केलरेशन होता है, ठीक है, एस्केलरेशन होता है हमारा जो कि डिपेंड होता है मास पर और नेट फोर्स पर। नेक्स्ट है इसके और में करके क्वेश्चन दे रखा है, व्हेन अ क्रिकेट बॉल इज मूविंग विद अ सर्टेन वेलोसिटी। जब एक क्रिकेट बॉल मूव करती है सर्टेन वेलोसिटी के साथ, प्लेयर हैज टू अप्लाई रिटार्डेशन फोर्स टू ब्रिंग द बॉल एट रेस्ट इन हिज हैंड, विच न्यूटन लॉ इज अप्लाइड इन द इलस्ट्रेशन। इनमें कौन सा न्यूटन का लॉ अप्लाई हो रहा है, तो इसमें न्यूटन का सेकंड लॉ ऑफ मोशन अप्लाई होगा जिसे हम लॉ ऑफ एस्केलरेशन भी बोलते हैं। ये पीछे एमसीक्यू में भी आया था क्वेश्चन, पूरी पिक्चर दी थी इसकी, तो ये आप देख लेना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारी केस स्टडी सेकंड। आइए, the equestrian sport, when the horse suddenly stops then the rider falls forward, based on this answer the following question। ओके, तो देखिए क्या है इसमें क्वेश्चन में, राइडर फॉलिंग फॉरवर्ड कैन बी रिलेटेड टू विच लॉ ऑफ मोशन। देखिए इसमें तो एक टाइप से वो हो गया, जैसे इसमें सिंपली कंडीशन दी है, जैसे घोड़ा है उस पर एक इंसान बैठा है और घोड़ा अचानक से रुक जाए तो इंसान एकदम से आगे हो जाता है। जैसे बस वाली सीन आ गया, ये जब हम बस में चलते हैं और जब ब्रेक लगते हैं तो हम एकदम से आगे आ जाते हैं। तो ये पूरी एक्सप्लेनेशन न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन की होती है, तो इसका हो जाएगा फर्स्ट। ठीक है, नेक्स्ट है स्टेट द लॉ ऑफ मोशन डिस्कस्ड इन द अबव क्वेश्चन। तो देखिए इसकी सीधे सीधे वो लिख देंगे फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन की डेफिनेशन, ए बॉडी एट रेस्ट विल रिमेन एट रेस्ट अनलेस एक्टेड अपॉन एंड बाय एन एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड फोर्स। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए बास्केटबॉल टेकिंग इन अ पैराबोलिक पाथ इज एन एग्जांपल ऑफ। जो बास्केटबॉल है वो एक पैराबोलिक पाथ जो लेती है वो किसका एग्जाम्पल है ना, तो इसमें है फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन का। ठीक है, तो इसका हो जाएगा फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। चलते हैं नेक्स्ट केस स्टडी पर। ये हमारी 2 केस स्टडी कंप्लीट हो चुकी हैं। नेक्स्ट केस स्टडी है हमारी, देखिए सैम्पल पेपर में आई भी केस स्टडी है, पढ़ते हैं। द टीचर एज वेल एज कोचेज ऑलवेज मेक देयर बेस्ट एफर्ट टू improve the performance of their student in various competitive games and sports. They can help to improve the performance of student if they have adequate knowledge of biomechanics. सिंपली बायोमैकेनिक्स यानी कि सब चीज़ों के सब लॉस के बारे में इसमें हमसे पूछेगा केस स्टडी में। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द फोर्स वन एक्सर्ट ऑन डाउनवर्ड बाउंस द हायर बॉल बाउंस इनटू द एयर, विच लॉ इज स्टेटमेंट बीइंग रिफर्ड टू। तो देखिए इसमें तो हमारा न्यूटन थर्ड लॉ ही लगेगा। ये क्वेश्चन कितनी बार आ चुका है कि अगर हम किसी बॉल को नीचे फेंकते हैं तो वो बाउंस बैक कर जाती है, जो कि एक्शन रिएक्शन होता है, जो कि न्यूटन का थर्ड लॉ होता है। तो इसमें हो जाएगा न्यूटन का थर्ड लॉ, फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अमंग द अबव गिवन पिक्चर न्यूटन थर्ड लॉ इज डिसिपिएटेड इन। तो कौन सी पिक्चर में, इन दोनों 2 पिक्चर है, इनमें से कौन सी पिक्चर में न्यूटन का थर्ड लॉ लग रहा है। तो देखिए इसमें लग रहा है न्यूटन का थर्ड लॉ पिक्चर नंबर फर्स्ट में, है ना, तो ये हो जाएगा, इसका हो जाएगा पिक्चर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, न्यूटन सेकंड लॉ इज नॉन एज। तो न्यूटन के सेकंड लॉ को क्या बोलते हैं, लॉ ऑफ एक्सेलरेशन, लॉ ऑफ मोमेंटम, है ना, तो ये सब है इसके। तो ऑप्शन थर्ड का हो जाएगा आंसर लॉ ऑफ एक्सेलरेशन। नेक्स्ट है द स्टडी ऑफ ह्यूमन बॉडी एंड वेरियस फोर्सेज एक्टिंग ऑन इट। जो स्टडी होती है ह्यूमन बॉडी की और उस पर लगने वाले फोर्सेज की, उसे बोलते हैं काइनेसियोलॉजी। क्या बोलते हैं इसको, बोलते हैं काइन काइनेसियोलॉजी। तो इसका हो जाएगा काइनेसियोलॉजी। ठीक है ना, फोर्थ का आंसर। नेक्स्ट है हमारा और में क्वेश्चन दे रखा है, ए हाई जंपर कैन जंप हायर ऑफ अ सॉलिड सरफेस बिकॉज इट अपोजेज हिज और बॉडी विद एज मच फोर्स एज ही शी इज अवेलेबल टू जनरेट। दिस इज एग्जांपल ऑफ विच लॉ ऑफ मोशन, अगेन न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन हो जाएगा। तो चलते हैं अब नेक्स्ट केस स्टडी पर चलते हैं। देखिए ये भी सैम्पल पेपर में आई हुई केस स्टडी है। तो देखिए इससे पता चलता है कि इस चैप्टर में से केस स्टडी कितनी इंपॉर्टेंट है। इस चैप्टर में से केस स्टडी बहुत ज़्यादा आती है, तो आप इस चैप्टर की केस स्टडी को जरूर से करिएगा। देखिए तो क्या है इसमें, ड्यूरिंग हर जिम्नास्टिक प्रैक्टिस जोया वाज फाइंडिंग इट टू डिफिकल्ट टू मेंटेन हर बैलेंस ऑन बैलेंसिंग बीम। हर कोच ट्राइड टू एक्सप्लेन हर टू अबाउट बेसिक प्रिंसिपल ऑफ इक्विलिब्रियम। ठीक है, तो इसके क्वेश्चन पढ़ते हैं। अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ इक्विलिब्रियम सेंटर ऑफ ग्रेविटी प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। तो पहला क्वेश्चन है इसका, नियरर द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ द सेंटर द बेस सपोर्ट द मोर विल बी। देखिए इसमें हमसे पूछ रहा है कि जो जितना ज़्यादा सेंटर ऑफ ग्रेविटी पास होगी उतना ज़्यादा बेस किसे सपोर्ट करेगा, स्टेबिलिटी को। जितनी ज़्यादा सेंटर ऑफ ग्रेविटी पास में होगी उतना ज़्यादा ऑब्जेक्ट या जो भी इंसान है वो स्टेबल होगा, तो इसका हो जाएगा स्टेबिलिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ ग्रेविटी चेंजेस डिपेंडिंग अपॉन। तो ये बॉडी की पोजीशन पर डिपेंड करता है, पोजीशन ऑफ बॉडी पर, कि ग्रेविटी के साथ साथ कैसे ग्रेविटी जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है चेंज हो रहा है। तो क्या है इसका, पोजीशन ऑफ बॉडी, पोजीशन ऑफ बॉडी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द सम ऑफ ऑल द वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल फोर्सेज एक्टिंग ऑन द बॉडी मस्ट बी। तो वो होंगे 0। देखिए कैसे,
जो सम है, जितने भी वर्टिकल हैं, जितने भी हॉरिजॉन्टल हैं, अगर दोनों का हम सम कर दें, लगने वाले फोर्सेस पे जो बॉडी पे लगते हैं, अगर हम उनका सम करें तो वो जीरो हो जाएगा, दोनों फोर्स एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा फोर्थ क्वेश्चन, सेंटर ऑफ ग्रेविटी इज द एवरेज लोकेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट्स वेट। जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी होती है वो एवरेज लोकेशन होती है उसकी वेट की, ठीक है। इसके और में क्वेश्चन है, व्हेन द सम ऑफ फोर्स एक्टिंग अपॉन द ऑब्जेक्ट एंड सम ऑफ द मूवमेंट एक्टिंग अपॉन द बॉडी इज बोथ इक्वल टू जीरो देन द बॉडी इज सेड टू बी इन इक्विलिब्रियम। सिंपल, यही तो इक्विलिब्रियम की डेफिनेशन है। जब बॉडी पे लगने वाले सारे फोर्स जीरो हो जाए तब वो कंडीशन को हम इक्विलिब्रियम बोलते हैं, ठीक है। तो ये थी आज की केस स्टडी, 4 केस स्टडी। देखिए ये भी सैम्पल पेपर में आई हुई है, फोर्थ वाली, और इससे पहली वाली थर्ड भी सैम्पल पेपर में आई हुई है, और ये फर्स्ट वाली जो ये CBSE 2023 में आई हुई है। तो इसलिए इस चैप्टर की केस बेस्ड स्टडी, असर्शन, रीजन, MCQ सभी को अच्छे से करें, और केस बेस्ड स्टडी तो बहुत ही अच्छे से करें। आगे नेक्स्ट वीडियो आएगी चैप्टर 9 की, तो उसे देखने के लिए वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।